हिंदी वर्जन इन ऑडियो क्लिप businessbook.com। आज हम आपके सामने 0 to 1 के चौथे अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा की विचारधारा। क्रिएटिव मोनोपोली का मतलब उस नए उत्पाद से है जो सभी के लिए उपयोगी व निर्माता के लिए लाभदायक हो। प्रतिस्पर्धा का अर्थ है किसी के लिए कोई लाभ नहीं और कोई सार्थक भेदभाव नहीं और अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाला। तो फिर लोग प्रतिस्पर्धा को अच्छा क्यों मानते हैं? इसका जवाब यह है कि प्रतियोगिता सिर्फ एक आर्थिक अवधारणा नहीं है कि जिसके आधार पर व्यक्तियों और कंपनियों का बाजार में सौदा होता है। किसी और चीज से अधिक प्रतियोगिता एक विचारधारा है, वह विचारधारा जो हमारे समाज में फैली हुई है और हमारी सोच को विकृत करती है। हम प्रतिस्पर्धा का प्रचार करते हैं, अंतर्मन से इसे आवश्यक मानते हैं और इसके नियमों को लागू करते हैं और नतीजतन हम इसके अंदर खुद को और ज्यादा फंसाते चले जाते हैं। हम जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा करते हैं उतना कम लाभ कमाते हैं। यह एक साधारण सत्य है, लेकिन हम सभी को इसे अनदेखा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हमारी शैक्षिक प्रणाली प्रतिस्पर्धा के हमारे जुनून को चलाती है और इसे हमारे अंदर प्रतिबिंबित करती है। ग्रेड स्वयं भी तो प्रत्येक छात्र की प्रतिस्पर्धात्मक को एक सटीक पैमाने पर मापने के लिए बनाए गए हैं। ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उच्च स्थान और प्रमाण पत्र मिलते हैं। जो छात्र डेस्क पर बैठकर अच्छा नहीं सीखते हैं उन्हें कमतर महसूस करवाया जाता है, जबकि परीक्षा और असाइनमेंट जैसे पारंपरिक तरीकों में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले बच्चे इस अजीब तरह के प्राकृतिक समानता के विपरीत काम करने वाले सिस्टम में अपनी पहचान को गढ़ते हैं। और यह तब बदतर हो जाता है जब छात्र इसके उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं और अपने सपने को पाने के लिए कड़ा कंपटीशन करते हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। और तो और मैनेजमेंट और बैंकिंग जैसे पारंपरिक करियर के लिए छात्र आज कंपटीशन के भौर में पूरी तरह फंस चुके हैं और इसके लिए बहुत महंगी महंगी ट्यूशनें भी रखते हैं। हम खुद को ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेखक पीटर थियल कहते हैं, जब मैं छोटा था तब मैंने अपने आप से यह पूछा कि 8वीं कक्षा से ही मेरा करियर पथ सेट कर दिया गया। मेरे एक दोस्त ने भविष्यवाणी की और उसके अनुरूप ही 4 साल बाद मैं स्टैनफोर्ड में पढ़ने के लिए गया और पारंपरिक रूप से स्नातक उत्तीर्ण होने के बाद मैंने स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में दाखिला लिया, जहां मैंने सफल होने के लिए कठिन मेहनत और प्रतिस्पर्धा की। हर साल हजारों स्नातकों में से केवल कुछ दर्जनों को सुप्रीम कोर्ट में क्लर्कशिप मिलती है। 1 साल के लिए सेंट्रल अपील कोर्ट में क्लर्क लगाने के लिए मुझे जस्टिस कैनेडी और स्केलिया के साथ क्लर्कशिप में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जस्टिस के साथ मेरी चर्चा अच्छी तरह से चली थी। मैं इस आखिरी प्रतियोगिता को जीतने के बहुत करीब था। मैंने सोचा अगर मुझे क्लर्कशिप मिल गई तो मैं जीवन में सफल रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैंने अपने इस करियर को तबाह कर लिया। 2004 में मैं पेपाल के बंद होने के बाद अपने लॉ स्कूल के पुराने दोस्त के पास गया ताकि वो मुझे मेरी असफल क्लर्कशिप एप्लीकेशन तैयार करने में मदद करे। हमने लगभग 1 दशक से बातचीत नहीं की थी। उसका पहला सवाल यह नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं या इतने लंबे अरसे बाद मिल रहे हैं। इसके बजाय वो चिल्लाया और पूछा, क्या आप क्लर्कशिप खोने से खुश नहीं हैं? हम दोनों ही जानते थे कि जीतने वाली अंतिम प्रतिस्पर्धा मेरे जीवन को बदल देगी। अगर मैं वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में क्लर्क होता तो शायद मैं अपने पूरे करियर में कुछ नया करने की बजाय अन्य लोगों के व्यापारिक सौदों को लिखता और उन्हें तैयार करता। यह कहना मुश्किल है कि यह कितना अलग होगा, लेकिन औसत लागत बहुत अधिक थी। सभी विद्वानों के पास उनके अतीत में एक अच्छा भविष्य था। युद्ध और शांति। प्रोफेसर अकादमिक कटघरा संस्कृति को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैनेजरों को युद्ध और व्यापार एक समान नजर आते हैं। एमबीए के छात्र क्लाउज ब्रिटिश और सन टीजू को कॉपी करते हैं। युद्ध के जैसे शब्द हमारी रोजमर्रा की व्यावसायिक भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हम एक सेल्स फोर्स बनाने के लिए हेड हंटर शब्द का उपयोग करते हैं, जो हमें कैप्टिव बाजार लेने और शिकार करने में सक्षम बनाता है। लेकिन वास्तव में यह प्रतिस्पर्धा है, व्यवसाय नहीं। यह युद्ध की तरह है।
कथित रूप से जिसे बहादुर माना जाता है, लेकिन अंततः वह विनाशकारी है। लोग एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा क्यों करते हैं? मार्क्स और शेक्सपियर लगभग हर प्रकार के संघर्ष को समझने के लिए दो मॉडल प्रदान करते हैं। मार्क्स के अनुसार लोग इसे लड़ते हैं क्योंकि वे एक दूसरे से अलग हैं। कमजोर संपन्न से लड़ता है क्योंकि उनके पास अलग अलग भौतिक परिस्थितियों में पूरी तरह अलग विचार और लक्ष्य होते हैं। मतभेद जितना अधिक होगा, संघर्ष उतना ही बड़ा होगा। इसके विपरीत शेक्सपियर के लिए सभी लड़ाकों को समान रूप से कम और ज्यादा दिखता है। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि उन्हें क्यों लड़ना चाहिए, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। रोमियो और जूलियट की शुरुआती लाइन पर विचार करें। दो घर, दोनों गरिमा में समान, दोनों घर एक जैसे, फिर भी वे एक दूसरे से नफरत करते हैं। आखिरकार वे इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने क्यों लड़ना शुरू किया था। व्यवसाय की दुनिया में कम से कम शेक्सपियर बेहतर गाइड साबित हुए हैं। कंपनी के अंदर लोग अपने सहकर्मियों से और कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों से बाजार प्रतियोगिता में आगे निकलने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। संसार में लोग यह भूल जाते हैं कि उनके अपने क्या मायने हैं और उनके लिए क्या सही है। इसकी बजाय बस वो केवल अपने प्रतिद्वंदियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आइए वास्तविक दुनिया में शेक्सपियर मॉडल का परीक्षण करें। रोमियो और जूलियट के आधार पर गेट्स और समिट नामक एक प्रोडक्ट की कल्पना करें। मोर्टेन को माइक्रोसॉफ्ट मानते हैं और कैपलेट को गूगल मान लेते हैं। अल्फा युद्ध द्वारा संचालित दो महान परिवार उनकी समानता के कारण उत्पन्न संघर्ष के बारे में चर्चा करते हैं। संघर्ष पहले केवल दिखने में अपरिहार्य लगता है, वास्तव में यह पूरी तरह से टालने योग्य था। ये दोनों परिवार अलग अलग स्थानों से आए थे। मोर्टेन हाउस ने ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। हाउस ऑफ कैपलेट ने एक सर्च इंजन बनाया था। इनमें आपस में लड़ने के लिए क्या था? जाहिर है, बहुत सारे स्टार्टअप के रूप में प्रत्येक कंपनी स्वतंत्र रूप से समृद्ध होना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बढ़ना शुरू किया, वैसे ही एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। परिणाम विंडोज बनाम क्रोम ओएस, बिंग बनाम गूगल सर्च, एक्सप्लोरर बनाम क्रोम, ऑफिस बनाम डॉक्स और सरफेस बनाम नेक्सस। इस युद्ध के कारण माउंटग्यूज और कैपुलेटस को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के प्रभुत्व की लागत थी। इसी बीच एप्पल आया और उन सभी को पीछे छोड़ दिया। जनवरी 2013 में एप्पल का मार्केट कैपिटलिज्म $500 बिलियन था, जबकि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों का इकट्ठा मार्केट कैपिटल $467 अरब का था। सिर्फ 3 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट और गूगल एप्पल की तुलना में अधिक बड़ी फर्म थे। युद्ध यानी कंपटीशन एक महंगा व्यापार है। प्रतियोगिता पुराने अवसरों पर अधिक जोर देने का कारण बनती है। जिन्होंने अतीत में काम किया है उसकी केवल मात्र हम नकल बनाते हैं। आइए हम हाल ही में बने मोबाइल क्रेडिट कार्ड रीडर पर विचार करें। अक्टूबर 2010 में स्क्वायर नामक स्टार्टअप ने एक छोटा सफेद स्क्वायर आकार वाला प्रोडक्ट जारी किया, जो किसी भी क्रेडिट कार्ड को आईफोन के साथ स्वाइप करके पेमेंट स्वीकार करने देता है। मोबाइल हैंडसेट के लिए यह पहला और अच्छा पेमेंट प्रोसेसिंग समाधान था। प्रतियोगी तुरंत इसकी ओर आकर्षित हुए। नेटसेक्यूर नामक एक कनाडाई कंपनी ने अपना खुद का कार्ड रीडर अर्ध चंद्रमा आकार में लॉन्च किया। इंट्यूट इसे बेलना आकार में लाया। मार्च 2012 में ईबे की पेपाल इकाई ने अपना खुद का कॉपीकैट कार्ड रीडर लॉन्च किया। यह एक त्रिभुज के आकार में था। इससे यह समझ में आता है कि यह शेक्सपियर काल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि यह पुरातात्विक आकार से बाहर नहीं आ जाते। हमें नकली प्रतिस्पर्धा के खतरे आंशिक रूप से समझा सकते हैं कि सिलिकॉन वैली में एक अक्षमता वाले व्यक्ति आज क्यों लाभ में है। यदि आप सामाजिक संकेतों के प्रति कम संवेदनशील हैं, तो आप अपने आसपास के हर किसी के समान काम करने की संभावना को कम करते हैं। यदि आप प्रोग्रामिंग कंप्यूटर बनाने में रुचि रखते हैं, तो आप उन गतिविधियों को अकेले आगे बढ़ाने से डरेंगे और इस तरह आप अविश्वसनीय रूप से अच्छा बनेंगे। फिर जब आप अपने कौशल से कुछ शुरू करते हैं, तो आप दूसरों के मुकाबले आप अपनी संभावना को कम आंकते हैं।
इससे आपको स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धा करने वालों से बचाया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा लोगों को अवसर के प्रति भ्रमित करती है जहां कोई भी अस्तित्व में नहीं है। बूम 1990 के समय ऑनलाइन पालतू जानवरों के स्टोर बाजार में भयंकर प्रतिस्पर्धा थी। यह pets.com बनाम petstore.com बनाम petopia.com बनाम था। वह और भी दर्जनों उदाहरण थे। प्रत्येक कंपनी अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित करने के लिए साथ साथ खुद भी अपने काम के प्रति भ्रमित थी और सभी अन्य प्रश्नों के बीच कुत्ते के खिलौने ज्यादा मुनाफे दे रहे थे। कौन सर्वश्रेष्ठ सुपर बाउल विज्ञापन बना सकता है, यह कंपनियां पूरी तरह से इस सवाल में व्यापक रूप से खो गई थी। ऑनलाइन पालतू जानवर आपूर्ति बाजार सही जगह है या नहीं, जीतना हारने से बेहतर है, लेकिन जब कोई युद्ध लड़ने योग्य ही नहीं तो हर कोई हार जाता है। इस .com दुर्घटना के बाद pets.com की $300 मिलियन निवेश पूंजी गायब हो गई। दूसरे समय में प्रतिद्वंदिता सिर्फ अजीब और विचलित थी। लैरी एलिसन ओरेकल के सह संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और टॉम साइबेल ओरेकल के टॉप सेल्समैन जो 1993 में साइबर सिस्टम संस्थापना से पहले दोनों के बीच शेक्सपियर के द्वारा बताया गया संघर्ष चल रहा था। एलिसन का विश्वास साइबेल के विश्वासघात के बाद से उठ गया था। साइबेल अपने पूर्व मालिक की छाया से भी नफरत करता था। दो इंसान मूल रूप से समान और मेहनती थे जो बेचने से प्यार और नुकसान से नफरत करते थे, इसलिए वो आपस में एक दूसरे से गहरी घृणा करते थे। एलिसन और साइबेल ने 90 के दशक की दूसरी छमाही में एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश की। एक समय तो एलिसन ने साइबेल के मुख्यालयों में आइसक्रीम सैंडविच के लोडेड ट्रक भेज दिए ताकि साइबेल के कर्मचारियों को अपने लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश की जा सके। उनके रैपर पर लिखा था, गर्मी निकट है, ओरेकल यहाँ है, अपने करियर को उज्जवल करने के लिए आइए। आश्चर्यजनक रूप से ओरेकल ने जानबूझकर दुश्मनों को जमा किया। एलिसन का सिद्धांत यह था कि दुश्मन होना हमेशा के लिए अच्छा होता है जब तक कि यह खतरनाक ना दिखने लगे, जब तक कि कंपनी को धमकी देने जितना बड़ा ना हो जाए। 1996 में इन्फॉर्मिक्स नामक एक छोटी डेटाबेस कंपनी ने ओरेकल के रेडवुड सोरेस मुख्यालय के पास एक बिलबोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, चेतावनी, डायनासोर क्रॉसिंग। उत्तर के बाउंड्री मार्ग पर एक और सूचना लिखी थी, आपने रेडवुड को पास किया है जिसे हमने भी किया था। ओरेकल ने एक बिलबोर्ड लिखा जो बताता था कि इन्फॉर्मिक्स का सॉफ्टवेयर घोंगे से भी धीमा था। फिर इन्फॉर्मिक्स सीईओ फिल व्हाइट ने व्यक्तिगत हमले करने का फैसला लिया। जब व्हाइट ने जाना कि लैरी एलिसन ने जापानी समुराई चलाना सीखा था तो उसने ओरेकल के लोगों को एक टूटी हुई समुराई तलवार के साथ चित्रित करने वाला एक नया बोर्ड लगवा दिया। यह विज्ञापन ओरेकल को एक कंपनी के रूप में भी नहीं मानता था। यह एलिसन पर व्यक्तिगत हमला था, लेकिन शायद व्हाइट ने प्रतियोगिता के बारे में चिंता करने में कुछ अधिक समय बिताया। वह बिलबोर्ड बनाने में व्यस्त था। तब इन्फॉर्मिक्स बड़े पैमाने पर अकाउंट घोटाले में फंस गया और व्हाइट ने जल्द ही अपने आप को सिक्योरिटीज धोखाधड़ी के जुर्म में संघीय जेल में पाया। यदि आप प्रतिद्वंदी को हरा नहीं सकते हैं तो विलय करना बेहतर हो सकता है। मैंने 1998 में अपने सह संस्थापक मैक्स लेविन के साथ कॉम्पिनिट की शुरुआत की। जब हमने 1999 के अंत में पेपाल उत्पाद जारी किया तो एलन मास्क का X.com हमारी एड़ी तक था। हमारी कंपनियों के कार्यकाल पालो अल्टो में यूनिवर्सिटी एवेन्यू के अलावा 4 अन्य ब्लॉक थे और X के उत्पाद ने हमारे फीचर को प्रतिबिंबित किया है। 1999 के अंत तक हम पूरी तरह से युद्ध में थे। पेपाल में हमसे कई ने 100 घंटे तक साप्ताहिक काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं था। यह काम प्रतिकूल था। इनका फोकस उद्देश्य पर नहीं बल्कि X.com को हराने पर था। हमारे इंजीनियरों में से एक ने वास्तव में इस उद्देश्य के लिए एक बम तैयार किया था। जब उन्होंने एक टीम मीटिंग में इसे योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया तब पता चला कि अत्यधिक निंदा की कमी के कारण का पता लगा।
लेकिन फरवरी 2000 में एलन और मैं तेजी से बढ़ते तकनीकी बूम के बुलबुले से डर गए थे। हम एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे कि एक वित्तीय दुर्घटना हम दोनों को महामारी लड़ाई खत्म होने से पहले बर्बाद कर देगी। हम मार्च के शुरू में एक कैफे में मिले जो लगभग हमारे कार्यकालों के पास ही था। तब हमने 50-50% पर विलय की बातचीत की। प्रतिद्वंदिता के कारण विलय से पहले अपने आप को कम आंकना आसान नहीं था, लेकिन जहां तक बात समस्याओं की थी उसके चलते यह अच्छा था। हम संयुक्त टीम के रूप में .com दुर्घटना से बाहर निकले और फिर से एक सफल व्यवसाय बनाने में कामयाब रहे। कभी-कभी आपको लड़ना पड़ता है, आपको लड़ना और जीतना चाहिए। कोई और विकल्प नहीं है और ना ही आप इसमें कोई दांव चल सकते हैं। तो कड़ी मेहनत करें और इसे जल्दी खत्म करें। इस सलाह का पालन करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपका गर्व और सम्मान रास्ते में आ सकता है। महानता का मतलब है कि अंडे के छिलके सरीखे कारणों के लिए भी इच्छा से लड़ना। चीजों के लिए कोई भी लड़ता है। सच्चे हीरो अपने व्यक्तिगत सम्मान को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि वे उन चीजों के लिए लड़ेंगे जिनसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह दोहरा तर्क मानव प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन यह व्यापार में विनाशकारी है। यदि आप प्रतिस्पर्धा को एक विनाशकारी फोर्स के रूप में देखते हैं तो आप अधिक समझदार हैं। अगला अध्याय एक मोनोपोली व्यवसाय बनाने के लिए स्पष्ट सोच विकसित करने के बारे में है। तब तक के लिए अलविदा।